हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हिस्ट्री की क्लासेस बीए सेकंड सेम की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यूनिट 3। हमारे चैप्टर का नेम है कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। इसका जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज बारी है पार्ट 2 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। तो कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, आपको मैंने बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज को लेकर 3 शक्तियां जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष रहा है वो रहा है प्रतिहारों का, पाल वंश का और राष्ट्रकूटों का। कन्नौज ही क्यों? क्वेश्चन ये उभरता है कि कन्नौज ही क्यों? क्योंकि कन्नौज बहुत ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ही समृद्धशाली था और इसमें जो कह सकते हो कि उपजाऊ इसकी भूमि थी। तो हर तरीके से जो है ये परफेक्ट था। इसमें जो राजनीतिक शक्तियाँ मैंने आपको अभी अभी बताया है, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। और उत्तरी भारत के लिए एक इनका ये राजनीतिक केंद्र बन गया था कन्नौज। तो इसको पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे जतन किए हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताया था और इनकी 3 शाखाएं आपको मैंने बताई थी। सबसे पहले थी भृगु कच्छ नांदीपुरी, जो कि आपकी भड़ोच गुजरात में है। सेकंड आपकी है मांडव्यपुर मेंदतक, जो कि राजस्थान में है। और एक उज्जैन में जो है ये राज्य करती थी। गुर्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं थी और जो इनकी उज्जैन में जो थी ना, ये सबसे इनकी प्रतिहारों की जो थी मेन शाखा थी। और इस शाखा के जो शासक, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नागभट्ट द्वितीय हैं वो है हमारे असली हीरो। तो नागभट्ट द्वितीय ने जो है आपके कन्नौज पर अधिकार करा था और वहाँ पर प्रतिहारों की प्रभुत्व की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। फिर हमने स्टार्ट किए इनके शासक। सबसे पहले शासक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें नागभट्ट प्रथम आते हैं। ये उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार की इन्होंने स्थापना की थी। गुजरात और मालवा पर भी इन्होंने अधिकार किया। दंती दुर्ग ने इनको पराजित किया। फिर इसके बाद वत्सराज के बारे में मैंने आपको बताया था। ये देवराज का पुत्र और अधिकारी था। आपको मैंने सारे अभिलेख बताए थे कि कहाँ कहाँ से हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ग्वालियर अभिलेख इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक चीज़ पता लगती है कि इसने भंडियों को पराजित करके उससे उसका राज्य छीन लिया था। इसके बाद मैंने आपको नागभट्ट द्वितीय के बारे में बताया था। वत्सराज की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बैठा नागभट्ट द्वितीय। इसकी माता का नाम था सुंदर देवी। अगर इसकी विजय की बात करें तो हमें ग्वालियर प्रशस्ति से हमें सारी विजयों के बारे में पता लगता है। मेन इसकी थी कन्नौज विजय, फिर धर्मपाल से युद्ध, गोविंद तृतीय का आगमन। ये आपको सब मैं पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। और देखिए, फिर मैंने आपको जो है रिवाइज भी करवाया था, ये नोट्स थे मेरे। तो नागभट्ट प्रथम वर्सेस दंती दुर्ग में जो है एक लड़ाई हुई थी। जो दंती दुर्ग था ये आपका राष्ट्रकूट शासक था, जिसमें नागभट्ट प्रथम हार गया था और दंती दुर्ग जीत गया था और फिर से इसने पुनः जो है अधिकार कर लिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नागभट्ट प्रथम के जो हैं 2 भतीजे थे, एक था ककुक, एक था देवराज। देवराज का जो पुत्र था वो था वत्सराज। ये इस पे गद्दी पर बैठा था। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 783 से 800 ईस्वी तक। और इसने क्या किया था? वत्सराज ने भंडियों को पराजित किया था। बंगाल का शासक इससे हारा था, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। वत्सराज की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय जो है गद्दी पर बैठा है। अगर आपको इसी वीडियो में बताने लगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आज हमने प्रतिहार वंश जो है समाप्त करना है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने जनरेट कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पार्ट 2। अब हम बात करेंगे रामभद्र की। ये रामभद्र कौन था? हमने लास्ट में पढ़ा था नागभट्ट द्वितीय, उसका पुत्र रामभद्र इसका जो है उत्तराधिकारी बना था। और ये रामभद्र था कैसा? भद्दा था। अब ऐसे याद कर सकते हो, भद्दा है, दुर्बल है, अयोग्य है, ठीक है। तो अब आपको याद भी हो गया होगा। एक पाल शासक थे जिनका नाम था देवपाल। क्या नाम है? देवपाल। मेरे साथ 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 बोलिए, याद करना है आपको। देवपाल। इस देवपाल ने जो है रामभद्र को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी और उसका जो शासन काल है प्रतिहार वंश का जो है अवनति काल था। उन्नति नहीं हो रही थी। उन्नति जो होती है इसका अगर आप विलोम शब्द की बात करें तो वो होती है अवनति, ठीक है। तो अवनति आपको पता लग गया होगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है।
और उसके समय में प्रतिहारों का राज्य जो केवल कहाँ तक सीमित रह गया था, इस रामभद्र के टाइम में ग्वालियर तक ही जो है सीमित रह गया था। ठीक है, तो रामभद्र के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी बारी आती है मिहिर भोज प्रथम की। मिहिर भोज जो था ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगर इसके मम्मी पापा की बात करें तो रामभद्र, जिसका मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये अयोग्य शासक था, ठीक है, और इसके पापा का नाम था रामभद्र और इसकी मम्मी का नाम था अप्पा। याद हो गया होगा, अप्पे खाते हो गए तो अप्पा। अप्पा इसकी मम्मी का नाम, पापा रामभद्र, और बच्चे का नाम क्या है, मिहिर भोज प्रथम। दौलतपुर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है, प्रभास कहा गया है। और ग्वालियर अभिलेख में आदि बरहा इसको कहा गया है। किसे, मिहिर भोज प्रथम को। और इसके कुछ सिक्के हैं जो ग्वालियर अभिलेख में जिसको इसको आदि बरहा कहा गया है, तो उसके कुछ सिक्के हैं मिहिर भोज प्रथम के। उसके कुछ सिक्कों पर भी जो इसकी उपाधि इसको दी गई है वो भी आदि बरहा की दी गई है, और उसे भोज भी कहा गया है, तभी हम इसको मिहिर भोज कहते हैं। और उनके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से इसकी हमें सैनिक और राजनीतिक उपलब्धियों की भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। शासक जब तक नहीं बना था, शासक जब तक ये नहीं बना था उसके कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी शक्ति को संगठित किया, इसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाया। इसके बाद जाकर इसने अपने कहाँ ध्यान दिया, अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ इसने अपना ध्यान लगाया। अगर इसकी सैनिक उपलब्धियों की हम बात करें तो मिहिर भोज या भोज के राजनीतिक सत्ता के विस्तार और सैनिक अभियानों का सही क्रम हमें आज तक पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसके अभिलेखों से, प्रतिहार वंश के जो अभिलेख हैं उनसे हम जान सकते हैं कि इसकी सैनिक उपलब्धियां क्या थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम बुंदेलखंड पर इसने पुनः अधिकार किया था। कैसे, रामभद्र यानी कि इसके पापा के टाइम में जो बुंदेलखंड था वो क्या था, ये प्रतिहारों के हाथ से निकल गया था। यानी कि इसके पापा के टाइम में जो बुंदेलखंड एक जगह है वो प्रतिहारों के हाथ से निकल गई थी। लेकिन जो वरहा अभिलेख है इससे हमें इस चीज़ का पता लगता है कि बुंदेलखंड पर मिहिर भोज यानी कि इसके पुत्र ने फिर से इस पर अधिकार कर लिया था, तभी यहाँ पर पुणे आया है। ठीक है, क्योंकि इस अभिलेख में कहा गया है कि कालंजर मंडल बुंदेलखंड में मिहिर भोज ने दान का पुनः जो है सक्रिय किया था। अगर इसने दान को फिर से सक्रिय किया था तो इससे पता लगता है ना कि इसने इस पर अधिकार किया है, तभी तो दान ले रहा है। ठीक है, तो इससे हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि भोज के अधिकार की पुष्टि हमें मिल चुकी है। इसके बाद जो है अगला इसने किया था, राजपूताना पर इसने पुनः अधिकार किया था। दौलतपुर अभिलेख, इसमें आप ध्यान रखोगे, दौलतपुर अभिलेख से हमें पता लगता है कि गुर्जरता प्रदेश राजपूताना में वत्सराज और नागभट्ट ने दान दिया था। ये दो बंदे आपको याद होंगे, मैंने अभी भी आपको रिवाइज करवाया है। वत्सराज और नागभट्ट ने दान दिया था। अब दान से कैसे याद करोगे कि दान से ही जो है दौलत दी जाती है, तो दौलतपुर अभिलेख से हमें इस चीज़ की पुष्टि मिली है कि वत्सराज और नागभट्ट ने दान दिया था गुर्जरता प्रदेश में। परंतु जब रामभद्र का शासन आया तो उस समय ये दान को समाप्त कर दिया। फिर से 1843 ईस्वी में फिर से इसी क्षेत्र में जो आपका गुर्जरता प्रदेश है, इसी में ही मिहिर भोज द्वारा पुनः दान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो स्पष्ट हो चुका है कि इस क्षेत्र पर मिहिर भोज ने फिर से अधिकार किया है और वहाँ पर चहमान वंश के लोग प्रतिहारों के सामंत के रूप में काम कर रहे थे। कौन सा वंश काम कर रहा था? चहमान वंश। ठीक है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पंजाब विजय। 822 ईस्वी के पेवा अभिलेख से हमें इस चीज़ की पुष्टि मिलती है कि जो हरियाणा पंजाब है वहाँ पर भी भोजदेव का अधिकार था और राज तरंगिणी, ठीक है, उससे इस कथन की पुष्टि होती है कि इसने पंजाब पर भी अपने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, मध्य भारत पर भी इसने जो है अधिकार किया था। विक्रम संवत 919 के देवगढ़ झांसी अभिलेख से हमें विक्रम संवत 932 और 933 के ग्वालियर अभिलेखों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मध्य भारत मिहिर भोज के क्या था? अधीन था। ठीक है, और सौराष्ट्र विजय की बात करें तो ऊना ताम्रपत्र है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बलवर्मन काठियावाड़ प्रदेश पर भी मिहिर भोज के सामंत के रूप में कार्य कर रहा था। कौन कर रहा था? बलवर्मन। ठीक है, और इस बलवर्मन ने क्या किया था? हुणों को पराजित किया था और इस प्रदेश पर भोज के अधिकार की पुष्टि
स्कंदगुप्त के प्रभास खंड ने उल्लेखित वस्त्रामत्य से भी होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको जो याद रखना है, एक तो ये याद रखना है मध्य भारत पर भी इसने अधिकार किया है, जो आपको याद रह सके। पंजाब विजय पर भी आपका जो है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी हो आप। राजपूताना पर भी इसने पुण्य अधिकार किया है, और बुंदेलखंड पर भी इसने पुण्य अधिकार किया है। ये इसकी सैनिक उपलब्धि है। किसकी पढ़ रहे हैं हम? मिहिर भोज प्रथम की, जिसके पापा का नाम था रामभद्र, मम्मी का नाम था अप्पा देवी। ग्वालियर अभिलेख से हमें आदिवरहा पता लगता है। सिक्कों पर हमें आदिवरहा की हमें उपाधि मिलती है, और इसको क्या कहा गया है? भोज भी कहा गया है। अगर इसकी जो है सैनिक उपलब्धियां हमें इसके साहित्यिक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिहिर भोज के साम्राज्य विस्तार की। तो उपयुक्त विभिन्न विजयों के परिणाम स्वरूप भोज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की है, और मिहिर भोज का राज्य उत्तर पश्चिम में सतलुज, उत्तर में हिमालय की तलहटी, पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा से लगता था, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड, जिस पर इसने पुनः अधिकार किया था, और दक्षिण में ही सौराष्ट्र पे, उत्तर पश्चिम में राजपूताना के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। तो याद करना कितना इजी हो गया, क्योंकि ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है। इसकी अन्य उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। इस प्रकार मिहिर भोज ने एक लंबे शासन के दौरान प्रतिहार शक्ति का पुनः संगठन किया है। विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना भी की है। कुशल प्रशासन चलाने के लिए उसने योग्य सामंत भी रखे हैं आदि, इनकी सबकी नियुक्ति भी की है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका पराक्रम इतना था कि इसके कारण मुसलमान जो थे उनको अपने राज्य विस्तार का अवसर बिल्कुल भी नहीं मिल सका। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि मुसलमान तो उनके तो था ही नहीं कि वो कुछ कर सकते। ठीक है, मिहिर भोज इतना योग्य था। अब बात करेंगे हम महेंद्रपाल प्रथम की। मिहिर भोज के बाद इसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है, वो है महेंद्रपाल प्रथम। ये भी बहुत ही पिता की तरह महत्वाकांक्षी और वीर था। इसके अगर अभिलेख की बात करें तो है, एक तो है आपका मुनेरिया अभिलेख, एक है रामघाटा अभिलेख, एक है ईंटखोरी अभिलेख। ये जो अभिलेख है, इन अभिलेखों से हमें इसकी महेंद्रपाल प्रथम की हमें जानकारी मिलती है, और हमें अभिलेखों से ये चीज़ भी पता लगती है कि उसने मगध पे और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ऊना अभिलेख से अगर हम बात करें तो उसके सौराष्ट्र पर अधिकार की हमें पुष्टि भी मिलती है। पंजाब पर भी हमें इसका अधिकार था। तो इतनी चीज़ें जो है हमें पता लगी हैं। फिर महेंद्रपाल जो विद्या प्रेमी था, विद्वानों का ये आश्रयदाता भी था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान एक था राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का क्या था? दरबारी कवि था। कौन था? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। ठीक, अगर इसकी बुक्स की बात करें, कपूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल भारत, विद्वासाल भंजिका, आप इसमें से 4 जो हैं याद जरूर कर लेना। इसके ग्रंथ कौन कौन से थे राजशेखर के, और किसके दरबार में ये था। फिर हम बात करेंगे महीपाल प्रथम की। महेंद्रपाल के बाद भोज द्वितीय एक शासक बना था, लेकिन इसके भाई महीपाल ने भोज द्वितीय को हरा दिया था और फिर ये गद्दी पर बैठ गया। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट एक इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत पर अटैक किया था। राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था इंद्र तृतीय, इसने उत्तर भारत पर अटैक किया था, और इंद्र तृतीय ने इस आक्रमण के दौरान न केवल महीपाल को हराया था, बल्कि इसने कन्नौज को भी लूटा। जो महीपाल प्रथम है ना, इस इंद्र तृतीय कौन था? ये राष्ट्रकूट शासक, इसने महीपाल को हराया। महीपाल कौन था? भोज द्वितीय का भाई। ठीक है, ठीक, तो अब इसने कन्नौज को भी लूटा और प्रयाग तक इसने बहुत ज़्यादा लूटमार की। किसने? राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय ने। परंतु फिर से पहले की बातें एक बार पुणे राष्ट्रकूट जो है फिर से वापस लौटे। महीपाल ने परिस्थितियों का लाभ उठाया, अपने अधिकांश राज्य पर इसने पुनः अधिकार कर लिया। राजेश्वर ने महीपाल को रघुकुल मुकुटमणि और आर्यव्रत को महाराजाधिराज बताया था। ठीक है, और राजशेखर के चंड पांडव नामक ग्रंथ से हमें एक पता लगता है कि महीपाल, राजशेखर किसका दरबार कवि था? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो राजशेखर के प्रचंड पांडव नामक ग्रंथ से पता चलता है कि महीपाल ने मुरलो, मेखलो, कलिंगो, कुलुंतो, कुंतलो, रमठो, इन सबको इसने पराजित किया था। तो यानी कि इसके दरबार में भी था राजशेखर। ठीक है, और उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में एक राष्ट्रकूट शासक और आया था, कृष्ण तृतीय।
इसमें 2 राष्ट्रकूट शासक आए हैं। एक तो आया है इंद्र तृतीय, तृतीय याद कर लेना। पहले आया था इंद्र और फिर आए थे कृष्ण जी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने महीपाल को यहाँ पर पराजित किया था और इस पराजय के कारण क्या हुआ कि महीपाल के संगठन के कुछ प्रदेश जो थे अलग हो गए थे। एक बार फिर से आपको बता रही हूं मैं। महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल के बाद भोज द्वितीय शासक बना था, लेकिन इसका जो भाई है महीपाल, उसे हरा दिया इसने और ये खुद गद्दी पर छीन लिया, मतलब बैठ गया महीपाल। फिर इसके शासनकाल में आया राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, इसने अटैक किया। ठीक है, और इसने महीपाल को हराया, कन्नौज को भी बुरी तरह लूटा, बहुत लूट मार की। और इसके बाद जो राष्ट्रकूट थे यानी कि इंद्र तृतीय वापस लौट गए। फिर से महीपाल ने परिस्थितियों का लाभ उठाया और फिर कन्नौज पर फिर इसने अधिकार कर लिया। राजेश्वर एक व्यक्ति है जिसने महीपाल को रघुकुल मुकुटमणि और आर्यव्रत का महाराजा धीराज बताया है। राजशेखर के प्रचंड जो है पांडव नामक ग्रंथ से पता लगता है कि महीपाल ने इन सबको पराजित किया था। फिर इसके बाद जब इसके अंतिम दिन आ रहे थे इसके शासन के, फिर से एक राष्ट्रकूट शासक आया था कृष्ण तृतीय, इसने महीपाल को पराजित किया, यानी महीपाल दूसरी बार हारा राष्ट्रकूटों से। और इस पराजय के बाद महीपाल के संगठन के कुछ प्रदेश अलग हो गए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब बात करेंगे हम फाइनली प्रतिहार साम्राज्य का पतन। महीपाल के पश्चात प्रतिहार वंश में अनेक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति शासक बने हैं। इस प्रकार उनके शासनकाल में प्रतिहार वंश पतन की अग्रसर हो गया। महीपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय आया, देवपाल आया, महीपाल द्वितीय आया, विजयपाल आया, राज्यपाल आया, ये सब शासक हुए। और ये प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाने की योग्यता नहीं थी। दुर्बलता का लाभ उठाकर अनेक सामंतों ने अपनी इसमें स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और फिर 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अटैक कर दिया। जो ये लास्ट शासक है ना राज्यपाल, इसमें राज्यपाल की मृत्यु हो गई और प्रतिहार साम्राज्य का अंत हो गया 1018 में। इस प्रकार प्रतिहारों ने अरबों के आक्रमण को विफल करके भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो प्रतिहार वंश जो है आज हमारा समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी जो है प्लेलिस्ट जो है जनरेट हो चुकी है। ये था पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम करेंगे पाल वंश। पाल वंश आपको मैं एक ही पार्ट में करवा दूंगी, फिर जो है राष्ट्रकूट वंश हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, क्योंकि आपके एक महीने बाद ही एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये जो है टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 3 का। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।